चाहे कितनी भी सोशल एडवांटेजेस हों, अगर आपका 2 साल मिनिमम, बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 2 साल रगड़ के मेहनत करने का मन नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा एग्जाम मत दो। टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर क्रेडिबल। आप प्री निकाल लोगे रट के, मैं खुद कह रहा हूं। मेंस में जिंदगी में क्लियर नहीं होगा, या उतने नंबर तो नहीं आएंगे जितने चाहिए आईएएस बनने के लिए, जब तक आप, विराट कोहली भी यही बोलते हैं, बी बोरिंग, स्टिक विद दिस प्रिंसिपल। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में इंटरव्यू से पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, एक बार भी, एक दिन भी। प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। जो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करता वो स्टार्ट करने से पहले फेल हो चुका होता है। ट्रस्ट मी, इफ यू रीड बैड कंटेंट आपको समझ नहीं आएगा। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस beginners kit session where we are going to understand the complete strategy for beginners for UPSC CSE 2027 or 28. I am Dr. Shivan Chaudhary. I hope you can all see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we will get started. Today is our first session of this beginners kit. And in this session, we are going to discuss from scratch the strategy for UPSC CSE 2027 and 28. आई नो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स हैं देने के लिए। द आइडिया हियर इज सिंपल, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू, रादर देन कि आप अपने क्वेश्चंस बम्बार्ड करें और हम एक हाफ हाजर्ड मैनर में जाएं। उससे बेटर होगा दैट वी शुड डिस्कस दिस इन एन ऑर्डरली मैनर, राइट? आई होप यू वुड ऑल एग्री कि एक ऑर्डरली मैनर में सारी चीजें जो हमने डिस्कस करनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, रादर देन गोइंग इन अ हाफ हाजर्ड मैनर के आप पूछें, बीच में कोई क्वेश्चंस आए वगैरह वगैरह। तो इसका फॉर्मेट हम ऐसे रखते हैं दैट लेट मी कंप्लीट एंड से ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू से। जो मुझे बोलना है पहले आप मुझे बोलने दीजिए, एंड वंस आई एम डन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रखेंगे। आई होप बाय नाउ एवरीबडी वुड हैव ज्वाइंड। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट स्पीक एंड कंप्लीट वट एवर आई हैव टू कंप्लीट, एंड देन you can start your questions and ask your doubts etc etc. ठीक है, all right. तो अभी क्या करते हैं, for some time I will turn your chat off. कुछ टाइम के लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूं. While that chat is off, now I want all of you to focus here. देखो, I gave you enough time to join. मैं पहले भी आप लोगों की चैट पढ़ रहा था, लैक ऑफ पेशेंस या जो भी कह सकते हैं उसको, बट ठीक है. नाउ लेट्स फोकस. ठीक है, 1 घंटा मैं चाहता हूं आप ध्यान से मेरी बात सुने. आपको एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज गेट अ नोटबुक आउट. प्लीज एक नोटबुक ले आइए एंड लेट दिस बी अ फ्रेश नोटबुक. प्लीज गेट अ नोटबुक एंड लेट दिस बी अ फ्रेश नोटबुक, कंप्लीटली फ्रेश नोटबुक, जो अभी तक जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है. अगर आपके पास ऐसी नोटबुक नहीं है तो गेट अ पेज एंड देन यू कैन लेटर कॉपी इट इनटू अ फ्रेश नोटबुक. बट जो बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी इन यूपीएससी सीएसई 2027-28. यहाँ पर फालतू की बातें नहीं होंगी, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, एनसीईआरटीज पढ़ लो, सिलेबस दिखा दिया ऊपर ऊपर से. नहीं, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू अ डीप डाइव इनटू द प्रिपरेशन. एंड जो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर योर जर्नी अहेड. एंड दैट इज वाई आई वुड वॉन्ट कि शांत मन से फोकस करके आप ये बातें सुने एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर टुडे. इट इज पॉसिबल कि आपके 2-3 साल आज इस सेशन से बच जाएं. राइट, आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम माई सेल्फ इन सारथी आईएएस टीम. एवरीबडी हैज ईदर क्लियर्ड द एग्जाम और हैज अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, सो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट इज पॉसिबल कि आपकी लाइफ के अगले 2 प्रिपरेशन के बहुत ही वैल्यूएबल ईयर्स बच जाएं इफ यू फोकस ऑन दिस सेशन प्रॉपर्ली. सो अगेन मैं आपको कहूंगा, टेक अ मिनट, काम डाउन, ब्रीथ. चैट में क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं. फोकस हियर एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से. in the next few minutes we will discuss everything that we have to discuss with regards to UPSC civil services exam for 2027 and 28. जब ये बातें हो जाएं, इसके बाद यहाँ पर और भी सेशंस हैं, then we can look at your questions. ठीक है, if you are ready with this fresh notebook, please write ready in the chat and उसके बाद चैट हम बंद रखेंगे. एक बार सब जल्दी से रेडी लिख दीजिए ताकि आई नो दैट यू आर रेडी एंड यू आर लिसनिंग. ठीक है, ऑल राइट गाइस. ठीक है, अब
चैट ऑफ है और अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे. नाउ नो डिस्ट्रैक्शंस. इन 1 hour we want to discuss everything that is important for UPSC CSE 2027 or 28. Okay, so welcome to this complete preparation strategy session for beginners. This is a part of our beginners kit, and here I will discuss the entire strategy for UPSC CSE 2027-28 from scratch. I am assuming that you don't know anything about the exam other than the format, and from scratch अगर मैं आज start कर रहा होता अपनी preparation, मुझे कुछ भी नहीं पता होता एग्जाम के बारे में, and I wanted to start for UPSC CSE 2027 or 28, मैं इसको कैसे हैंडल करता, इस सेशन में इस बारे में हम बात करेंगे. I am Dr. Shivan Chaudhary. I am an ex-IRS officer. I got selected in UPSC CSE 2022 with an all India rank of 297. Now, it is a sincere recommendation कि ये session आप अपने parents को भी दिखाएं, and please ask them to watch this session as well, so that even they understand the journey that you are going to map out over the next 2 years. Because the fact is, other than your parents, you hardly have anybody who is your well-wisher. Parents are your ultimate well-wishers, and वो हमेशा ही आपके साथ हैं, even if you make mistakes. So they should also know what we are trying to do here. अब आज के सेशन में there are a few things that we have to understand. सबसे पहले we have to understand the reality of this exam. ये I think सबसे important part है इस सेशन का कि हम इस एग्जाम की रियलिटी समझें. Then we want to understand the format of this exam, how to structure our ideal day, our ideal week, our schedule for the next 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years, exact schedule, and then पहले broad schedule and then discussion on day and week, broad principles that we must follow in this preparation journey, and whether NCRTs have to be read or not, notes have to be made or not, and these other questions also. We will deal with these questions also here today. ठीक है, तो start करते हैं सबसे important part of this beginner's kit, which is the reality of UPSC CSE. So let me tell you about my story first. So I started preparing for this exam in 2019 when I was in Maulana Azad Medical College. ठीक है, और मैंने ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. I was not liking medicine a lot. मुझे लगा मुझे UPSC के लिए जाना चाहिए. इससे पहले मैंने नीट का एग्जाम दिया था, जो नीट यूजी का एग्जाम होता है. And in the NEET UG exam, तब उसे AIPMT कहते थे. In 2015, my all India rank was 70. तो मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ यार ठीक है, I have cleared a competitive exam before, and अब मैं इस एग्जाम को देता हूँ, and let's see where I can go from here. तो 2019 में मैंने इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी. मुझे यहाँ पर एक सीनियर मिले कॉल्ड आनंद शर्मा सर. आनंद शर्मा सर अभी हरियाणा में IAS हैं, मेरे ही कॉलेज के सीनियर हैं, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया. बट देन ही क्लियर्ड हिज एग्जाम एंड ही वेंट अवे फ्रॉम कॉलेज. मैं तो काफी जूनियर था, मैं कॉलेज में था, तो उनसे उतनी बात नहीं हो पाती थी. बट शुरू में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और वो जो गाइडेंस उन्होंने मुझे दी शुरू में, उसकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई. एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट टू यू हियर. बट होता वही है, हमें शुरू में लगता है कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बट मुझे लगा कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो निकाल ही लूंगा एग्जाम क्या है. तो मैंने सोचा यार एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. मैंने एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया फॉर जनरल स्टडीज. मैंने एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया फॉर ऑप्शनल. 2020 में जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड आ गया था, तो आई वॉज एट दैट टाइम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर. सो आई वॉज वर्किंग इन लोकनायक हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड. बहुत टफ ईयर था मेरे लिए भी, बट ठीक है, आई सेड कि ठीक है यार, फेयर इनफ, फाउंडेशन कोर्स है, इसको फॉलो करेंगे, एग्जाम निकल जाएगा. मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2021 में. 2021 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई नहीं किया. 2022 में मैंने दिया अपना सेकेंड अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और रैंक आई 297. अब सरप्राइजिंग बात क्या थी कि जो मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया, ये वाला, इसमें इस ऑप्शनल की जो फाउंडेशन कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, जहां से भी की थी, नाम नहीं लूंगा, इसने कितनी हेल्प करी मेरी मेंस में? आई वुड से -10%. क्योंकि जो यहां पर पढ़ाया गया वो मैंने यूज तो किया नहीं अपने मेंस में, लेकिन इस यहां पे मेरा टाइम गया. I could have spent this time on some other better source, and probably I could have gotten selected in my first attempt also. ये जो जनरल स्टडीज की फाउंडेशन की कोचिंग थी,
इसने मुझे कितना हेल्प किया इन दिस प्रीलिम्स एंड मेंस अटेम्प्ट? आई वुड से मे बी 20%। जो कंटेंट में पढ़ के गया शायद 20% फाउंडेशन कोर्स का कंटेंट था, बाकी सब कुछ मैंने खुद पढ़ा था, खुद जाना था, बिकॉज नॉट यहाँ पे कुछ कराया नहीं गया था, सारी क्लासेस हुई थी, बट इट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। प्रीलिम्स के लिए काफी सफिशिएंट था, प्रीलिम्स के लिए मैं कह सकता हूँ 50% हेल्प हुई, मेंस के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था, मैं कहूंगा शायद 5% हार्डली मैंने फाउंडेशन के नोट्स अपने खोल के देखे होंगे मेंस की पढ़ाई करने के टाइम पे। एंड दिस इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर। ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम दो रीजन से आई। एक तो जो कोचिंग में हुआ वो हुआ, दूसरी प्रॉब्लम मेरी वजह से थी, मैंने एग्जाम को समझा ही नहीं था बिफोर ट्राइंग टू गो फॉर कोचिंग। मैंने सोचा कि यार मैं बस जाता हूँ कोचिंग ले लेता हूँ, लेट मी टेक कोचिंग एंड वंस आई टेक कोचिंग एवरीथिंग इज ऑन देम, वो कराएंगे मुझे सिलेक्ट। आई डिड नॉट मेक द एफर्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। मेरे पास एक क्रेडिबल मेंटर था सामने जो खुद आईएएस बन गया था, लेकिन उनके होने के बाद भी I did not put in the requisite effort that I should have put in to understand what the exam really demands. And therefore, the years of 2019, 20, and some part of 2021 was just wasted. I am probably very lucky कि मैं second attempt में select हो गया। शायद अगर मेरे को पहले से अच्छी गाइडेंस मिलती मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता था, और अगर मेरे को गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती तो हो सकता है मैं अगले 4-5 अटेम्प्ट में भी नहीं होता। The fact of the matter is that without understanding this exam, without learning about this exam, it is very difficult for you to go and perform in the final stage or in the final place where we have to go and perform in the UPSC. वो आप एग्जाम को समझे बिना नहीं कर सकते और अपना बहुत टाइम आप वेस्ट करोगे if you don't spend time understanding the exam right now. So our job today is to understand the exam and to understand कि एग्जाम के लिए चाहिए क्या। ठीक है, एग्जाम को देने हम लोग क्यों आते हैं? बहुत लोग आप में से इस बात को अग्री करोगे दैट अ लॉट ऑफ अस कम टू द एग्जाम आफ्टर लुकिंग एट द एडवांटेजेस वन गेट्स वंस दे आर इन द सिविल सर्विस। घर, गाड़ी, बंगला, पावर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोबेबली रिकॉग्निशन। कि जिन रिलेटिव्स ने मुझे कभी कॉल नहीं किया उनका मुझे कॉल आया मेरे सिलेक्शन के बाद, फ्रेंड्स का कॉल आया मुझे सिलेक्शन के बाद। The world starts looking at you differently, and this is probably our motivation to give this exam. Now I am nobody to say whether this motivation is right or wrong. शायद मेरी भी कुछ motivation रही होगी इस टाइप की while I was preparing for the exam. But let me tell you, this motivation does not matter at all. You want to become an IAS, IPS, IFS, IRS officer, it does not matter at all because everybody wants to become an officer. आपको लग रहा है ये एडवांटेजेस मिलेंगी, ये एडवांटेजेस तो दुनिया के सामने है। एग्जाम एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, सर्विस में सिलेक्शन के बाद क्या होता है वो एक सोशल फिनोमेना है। सेपरेट द टू। एग्जाम बिल्कुल अलग है और सोशल फिनोमेना बिल्कुल अलग है। चाहे कितनी भी सोशल एडवांटेजेस हों, अगर आपका 2 साल मिनिमम, बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 2 साल रगड़ के मेहनत करने का मन नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा एग्जाम मत दो, क्योंकि एग्जाम फेयर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस फेयर है, पेपर्स फेयर हैं, रेस फेयर नहीं है। नॉट एवरीबडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। People are starting from different points and some of them are already ahead of you, and you will have to run really fast and work very hard to get ahead of them. थोड़ी 3 idiots वाली फीलिंग आ रही होगी आपको, but it's reality. The fact of the matter is कि इस एग्जाम में सिलेक्शन रेट 0.1% है और फेयर रेस नहीं है। क्यों नहीं है फेयर रेस? देयर आर पीपल जिनके एल्डर ब्रदर और सिस्टर आईएएस या आईपीएस ऑलरेडी हैं, जिनके पेरेंट्स आईएएस या आईपीएस हैं, और क्योंकि उनके पेरेंट्स आईएएस या आईपीएस हैं, दे कैन एनलिस्ट द बेस्ट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट टॉपर्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर पेरेंट्स पोजीशन और ऑन अकाउंट ऑफ देयर सिबलिंग्स पोजीशन। अब आप कहोगे सर ऐसे कितने ही लोग होते होंगे? सीटें कितनी है सर? टोटल आईएएस में 180 सीट्स हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 72 सीट्स बचती हैं, 40%। तो इतने लोग तो होंगे जिनके रिलेटिव्स होंगे, जिनके बहुत क्लोज एसोसिएट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव अ सिबलिंग, बट अगर मेरा कोई सिबलिंग होता
they would definitely have an unfair advantage as compared to somebody who knows nothing about the exam in their family. अब इस unfair advantage का क्या करें? इस unfair advantage को solve करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं. My job is to treat you as if I would treat my sibling. आप मान लो that आपके सामने आपका बड़ा भाई खड़ा है जो सिलेक्ट हो चुका है, क्रेडिबल है और उसे एग्जाम के बारे में पता है, राइट? मैं उसी हिसाब से लेट मी हेल्प यू प्लान योर जर्नी, लेट मी टेल यू अबाउट द एग्जाम. अगर आपका बड़ा भाई होगा तो क्या करेगा? आपको झूठ नहीं बोलेगा, राइट? कुछ मुश्किल है तो मुश्किल है यार, डिफिकल्ट है तो बहुत डिफिकल्ट है यार, क्रैक नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, सच बताएगा आपको. लेट मी टेल यू दैट क्लियरली. मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूं आज के सेशन में कि एग्जाम कैसा है. आपके लिए प्लानिंग करना, और स्पेशली जो मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी प्लानिंग करना, पूरी हेल्प करना, वो मेरा काम होता है. आप किसी भी सारथी आईएएस के स्टूडेंट से पूछोगे तो यही आइडिया है यहाँ पे. प्लानिंग मेरी, टेंशन मेरी, रिविजन की आइडिया, नोट्स कैसे बनाने हैं, एमसीक्यूज कब सॉल्व करने हैं, टेस्ट कब देने हैं, ये जो पूरी थिंकिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, ये सब मेरा. आपका काम पढ़ाई का. दिस इज द आइडिया विद विच आई रन सारथी आईएएस. जो फैकल्टी हैं वो आप जानते ही हैं. एंड विद दैट आइडिया वी हैव दिस थॉट कि यार आपका काम है आना और पढ़ना, एग्जाम समझना, पैटर्न समझना, आपको हेल्प करना, वो मेरा काम है. रेस ऑलरेडी फेयर नहीं है और मैं कितनी भी हेल्प आपकी कर लूं, ये रेस फेयर नहीं रहेगी. आपका बहुत ज्यादा एफर्ट रहेगा. आफ्टर एवरीथिंग दैट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन डू फॉर यू इंक्लूडिंग सारथी आईएएस, कोई भी आपको कुछ भी बोल ले, हमारा रोल 5% से ज्यादा का नहीं है. 95% रोल आपका है. मैं अपने क्लासेस में, स्पेशली मेंस की क्लासेस में, ये बात कई बार बोलता हूं कि I know that there are people in front of me who are writing their messages in the chat who are going to get selected this year, and I know there are people in front of me who are writing messages in the chat who will not get selected this year. अब उनमें कोई फर्क तो है नहीं. सारथी आईएएस के 750 बच्चे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, 750. एंड ये इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चे नहीं है, हमारे कोर्सेज के बच्चे हैं, फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस के कोर्सेज के बच्चे हैं. इसमें से भी सब सेलेक्ट नहीं होंगे और कुछ हो जाएंगे. क्यों है ऐसा? Because most of the effort comes from you, not from us. My job is only to facilitate your effort. Now, selected people appear again. ये एक और रियलिटी है. Although यूपीएससी ने recent notification में इसको काफी कर्ब कर दिया है, but still they have not taken it away. ऐसा कोई होगा जो यूपीएससी सीएससी 2026 में सिलेक्टेड होगा, लेट्स से वो आईआरएस बनेगा और फिर आपके साथ 2027 में पेपर देगा आईएएस बनने के लिए, और आपको इनके साथ कंपीट करना होगा. तो एग्जाम फेयर तो है ही नहीं, राइट? 0.1% का सिलेक्शन रेट है. मार्जिन की बात करते हैं. मेरे फाइनल रिजल्ट में मेरे मार्क्स आए थे 970 मार्क्स आई गॉट इन माय फाइनल रिजल्ट. रैंक वाज 297. अब ये 970 मार्क्स कहां से आए हैं? ये आए हैं कि यार 7 पेपर तो मेरे थे जो मेंस के पेपर थे और एक मेरा इंटरव्यू हुआ. हम मान लेते हैं कि हर मेंस के पेपर में मुझे बस एक नंबर कम मिल जाता, सो -1 फॉर ईच मेंस पेपर, तो मेरे -7 यहां हो जाते मार्क्स. 970 में से 7 घटाने, और इंटरव्यू में मेरे को 4 नंबर कम दे देता बोर्ड. आई गॉट 195 इन द इंटरव्यू, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स दैट ईयर. चाहे मुझे बोर्ड 191 दे देता, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है, तो मान लेते हैं यहाँ मेरा -4 हो जाता, तो मेरे मार्क्स कितने बचते? मेरे मार्क्स बचते 959. मेंस में 7 पेपर हैं, 7 पेपर जिनसे मार्क्स आते हैं, हर पेपर में बस 1 मार्क कम, और इंटरव्यू आधे घंटे की एक कॉन्वर्सेशन है. बोर्ड कैन लाइक यू, बोर्ड कैन नॉट लाइक यू, आई मीन देयर आर मेनी वेरिएबल्स दैट कैन गो हेवायर. तो हो सकता है बोर्ड मुझे 4 नंबर कम दे देता और मेरे मार्क्स आते हैं 959. 959 पे पता है क्या होता? आई वुड नॉट बी इन द लिस्ट, और मुझे फिर से पेपर देना होता. सिलेक्शन विलेक्शन सर्विस तो छोड़ो, कुछ नहीं, बाहर, फेल्ड. These are the fine margins that exist here. फेयर रेस नहीं है. सिलेक्टेड पीपल दोबारा अपीयर होंगे. थोड़ा कर्ब कर दिया यूपीएससी ने, बट बैन नहीं किया है. सिलेक्शन रेट ऑलरेडी बहुत कम है, तो मीडियोक्रिटी का कोई स्कोप नहीं है. यू कैन नॉट बी अ मीडियोकर पर्सन हु इज ट्राइंग टू गिव दिस एग्जाम.
हो सकता है लाइफ में आज से पहले यू हैव बिकॉज ऑफ सम रीजन नॉट बिन द बेस्ट एट एकेडमिक्स, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको बिल्कुल एलीट कॉलेज से होना है, बट अब जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हो वहां मीडियोक्रिटी का कोई स्कोप नहीं है। डोंट बिलीव इमोशन, डोंट बिलीव द फैक्ट कि यार ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। देयर इज नो स्पेस फॉर फील गुड फैक्टर्स। हाँ मार्जिन थिन है, हाँ फेयर रेस नहीं है, सिलेक्टेड पीपल दोबारा अपीयर होते हैं, 0.1% का सिलेक्शन रेट है, एंड यू नीड ऑल द हेल्प यू कैन गेट। बट क्वेश्चन अराइजेस, ये हेल्प आपको किससे लेनी है? आप अपने लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां कोई भैया होंगे, वो भैया आपको बताएंगे देखो मैंने तो 3 अटेम्प्ट दिए हैं, ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, मैं बताता हूं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। टेल हिम सिंपली कि सर, रिस्पेक्टफुली बोलो कि सर जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना तब मैं आपसे हेल्प मांग लूंगा। टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर क्रेडिबल। एनीबडी यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम, आस्क देम व्हाट देयर ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन। उनसे पूछो उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ब्रांड नेम, उनका बड़ा नाम है, बहुत लोग उनकी बात करते हैं, इसमें मत जाओ। You should not be a victim of somebody else's marketing. Ask the person who is trying to help you what are your credentials, and only then you should seek this help. And where do you have to seek help? क्या आपको हर चीज में हेल्प लेनी है? नहीं। You need to map out yourself कि यार ये एरियाज हैं जहां मैं थोड़ा वीक हूं, जहां मुझे हेल्प चाहिए होगी। नाउ आई होप यू आर ऑल रियलाइजिंग कि यहां पर मजाक नहीं हो रहा है। देखो मैंने जितना देखा है यूपीएससी में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के टीचर्स हैं। एक टीचर्स हैं जिनका काम है आपको अच्छा फील कराना कि अरे ये देखो आप अगर आईएएस बनोगे तो आपको ऐसी गाड़ी मिलेगी, आपको ऐसा बंगला मिलेगा, आपको लोग ऐसे सैल्यूट करेंगे, है ना। इसे मैं कहता हूं फील गुड फैक्टर। आपको ये काम करना है तो प्लीज इस सेशन को एग्जिट कर दीजिए। दूसरे टाइप के जो लोग हैं यूपीएससी कोचिंग इकोसिस्टम में, वो मेरे जैसे हैं। I don't care what your motivations are. I don't care what you will get after getting selected. I don't care why you have come here to give this exam. For me, all of this is irrelevant. My job is only academics. एग्जाम है, एग्जाम की तरह ट्रीट होगा, एग्जाम की तरह पढ़ाई होगी, एग्जाम की तरह क्लियर होगा। उसके आगे आपने जो करना है करो, उससे पहले आपने जो करना है करो। बट इफ यू आर कमिंग टू गिव दिस एग्जाम, you will treat it with the utmost seriousness and discipline. And फिर वहां पर उसी हिसाब की पढ़ाई होगी, उसी तरह की मेहनत होगी जो ये एग्जाम डिजर्व करता है, जितना ये एग्जाम टफ है। तो हम बात सिर्फ एकेडमिक्स की करेंगे। There are many people who will talk to you about your feel good factors, your emotions, and you are free to go there. And please don't come here and visit me अगर आप ये सब चाहते हैं तो। मैं यहाँ पर सिर्फ वो लोग चाहता हूं जो एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यस इट इज पॉसिबल, आई माइट वर्क माई हार्डेस्ट एंड स्टिल नॉट गेट सिलेक्टेड। रियलिटी है एग्जाम की। ये बात आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड अग्री विद मी। वी आर नॉट मेसिंग अराउंड गाइस। सो कुछ और रियलिटीज, आप इस जर्नी में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करोगे, मैंने भी करी हैं, सब लोग करते हैं। यू विल मेक सम मिस्टेक्स, दिस इज इनएविटेबल। तो खुद को पनिश नहीं करना है, राइट, बट खुद को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि लेट मी वर्क हार्डर। नेक्स्ट थिंग, एवरी डे मैटर्स। आप हर दिन किस टाइप के डिसीजंस लेते हो, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। एक दिन हो सकता है आप बोलो कि नहीं यार आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ो यार मस्ती करते हैं, एंड दैट इज द डे व्हेन इन क्लास यू आर बीइंग टॉट समथिंग जो अगले दिन पेपर में दिख गया आपको, क्योंकि आपने फोकस नहीं किया था, आपका 1 नंबर कम रह गया। एंड ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1 नंबर कम होने से क्या होता है यहाँ पे। देन सिंस द मार्जिन्स आर थिन, हाउ टू टेक दीज डिसीजंस। जहां चांसेस आपको कम हो रहे हैं, वॉट एवर रिड्यूसेस योर चांसेस, अवॉइड देम। whatever helps your chances, do it. अब ये डिसीजन आप पे है कि यार इस चीज से मेरा फायदा होगा एग्जाम में या नहीं होगा। बिल्कुल प्योरली सेल्फिशली बिहेव करिए,
यहाँ पर कोई हम सबकी फैमिली नहीं है। आप कभी नहीं सुनोगे मुझे ये बात बोलते हुए वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन सारथी फैमिली, मैं बोलता ही नहीं। हमारी एक टीम है, मेरी और आपकी, और मैं बाकियों की टीम में भी हूँ, और हमें उन्हीं को हरा के सिलेक्ट होना है। सो वॉट एवर रिड्यूसेज योर चांसेस, अवॉइड इट, वॉट एवर हेल्प्स योर चांसेस, गो फॉर इट। दिस इज द आइडिया। अब कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाई थी जो यूपीएससी ने किए हैं। ब्रॉडली आप पर इन चेंजेस का कोई खास इंपैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न सेम है। द ओनली इंपैक्ट इज ऑन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। थोड़ा सा ये इजी हो गया है अब यूपीएससी में सिलेक्ट होना, थोड़ा सा ही बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा इजी हो गया है बिकॉज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्टेड था इन 2022 और मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो आई हैड 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो पहले ये ऑप्शन था कि मैं चारों के चारों अटेम्प्ट दे सकता था, अब मेरे पास सिर्फ एक ही और अटेम्प्ट होगा देने के लिए। तो लेट से कोई 2026 में सिलेक्ट होगा तो वो सिर्फ 2027 में ही पेपर दे सकता है, आगे नहीं देगा। तो थोड़ा सा इट हैज बिकम इजियर फॉर यू, स्लाइटली इट हैज बिकम इजियर फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड, दैट्स इट। यही रिसेंट चेंजेस हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज में, अटेम्प्ट्स में, नोटिफिकेशन में, सिलेबस में और कोई मेजर चेंज नहीं है। अब रीड दिस लाइन, someone is constantly working to take your dreams away from you। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना। कोई कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा है कि आपकी जो सपने हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आपसे छीन के वो खुद ले लें। तो कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें आज समझने हैं। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। सेकेंडली आई वुड से कि 2 ही ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी ने हमें दी हैं, बाकी तो सब एक्सट्रैपोलेशन है। इवन वॉट एवर आई एम टेलिंग यू कि यार ये बुक पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ना है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, एकेडमिक एफर्ट। बट यूपीएससी ने खुद क्या बताया है, सिर्फ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड, टेक ऑल द हेल्प यू कैन गेट। जहां से हेल्प मिले हेल्प ले लो, एग्जाम फेयर नहीं है, जिसके पास हेल्प है वो ले रहा है। झंडा गाड़ के बोलने के लिए कि नहीं मैं तो सेल्फ स्टडी के थ्रू खड़के करके दिखाऊंगा, नहीं। बी अ रियलिस्ट, ठीक है, कर सकते हो सेल्फ स्टडी से तो अलग बात है, बट जहां से हेल्प मिले ले लो। देन प्रायोरिटाइज इट, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। आपकी लाइफ में जो भी और चीजें हैं सब आज से इस एग्जाम के सेकेंडरी हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं सब ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी एग्जाम क्लियर करने के बाद। देन यूपीएससी का एग्जाम है, वर्ल्ड का शायद सेकंड टफेस्ट, इंडिया का डेफिनेटली टफेस्ट एग्जाम है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है तो रट्टा मार के तो नहीं होगा, इस बात को आज समझ लो, आज से 3 साल बाद समझ लेना, समझना आपको पड़ेगा ही। इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबव ऑल एल्स। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मारना पड़ेगा, बिल्कुल मारना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन होता है मेंस और इंटरव्यू से। मेंस में आपके सामने होती है ब्लैंक शीट, रट्टा मार के एमसीक्यू टिक होते हैं, रट्टा मार के एनालिसिस नहीं दिया जाता। और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते कि अच्छा लिस्ट डाउन ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, कई लोगों को पता होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि यार 15 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको लिस्ट डाउन कर दो। हैज द advent of fundamental duties made Indians more responsible as citizens, and is this visible in legislative action? ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन रट के नहीं हो सकता, आप प्री निकाल लोगे रट के, मैं खुद कह रहा हूं मेंस में जिंदगी में क्लियर नहीं होगा, या उतने नंबर तो नहीं आएंगे जितने चाहिए आईएएस बनने के लिए, जब तक आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे। देन स्टे क्यूरियस, always believe that the person who is standing in front of you has something to say, because there is an ocean of knowledge and no limit. And lastly and probably most importantly, be boring। एग्जाम कोई इनहेरेंटली बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, बट पढ़ाई इंटरेस्टिंग रहती है पहली 1-2 बार में। मैंने कोई नया टॉपिक पढ़ा, आज समझा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है।
आफ्टर अ पॉइंट यू विल हैव टू रिवाइज एंड इट विल गेट बोरिंग, और ये बोरिंग हुए बिना एग्जाम क्लियर नहीं होता। विराट कोहली भी यही बोलते हैं, बी बोरिंग, स्टिक विद दिस प्रिंसिपल। अब व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू जितना ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू डू। लुकिंग फॉर अ क्विक सोल्यूशन, कि यार जल्दी से कर लेते हैं, ये बता तो रहे हैं ये हो जाएगा, बस ये है, इनको देख लो बात बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेस, कि अपने सोर्सेज को मल्टीप्लाई करते गए, यहां से भी देख लेता हूं, यहां से भी देख लेता हूं, रिवाइज करना नहीं, बार बार पढ़ते गए, ये नहीं करना है। ट्राई टू रिवाइज, नॉट ओनली रीड। देन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन क्रेडिबल पीपल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज इससे दूर रहें। इफ यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी, प्लीज आस्क उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, ओनली देन बिलीव व्हाट दे आर सेइंग टू यू। ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट करंट अफेयर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में इंटरव्यू से पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, एक बार भी, एक दिन भी। प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस देखेंगे, उसमें ये बात मैंने बोल रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूं, तब भी बोल रखी है, जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तब से बोल रखी है। तो करंट अफेयर्स के बारे में ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली, प्लीज डोंट थिंक दिस एग्जाम इज फॉर दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आईआईटीएंस भी फेल होते हैं, डॉक्टर्स भी फेल होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए है। You have to do ordinary things in an extraordinary manner. Now, with these broad principles understood, let us now talk about what is needed for this exam. I hope आप में से most लोग format of the exam समझते हैं. You understand the format of the exam? Pre क्या होता है, mains क्या होता है, ये समझते हैं? All right. चलिए एक के बाद एक फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए अगर कोई एक स्किल है, कोई एक स्किल जो हमें चाहिए, वो क्या है आपके हिसाब से? आपको फॉर्मेट पता है? व्हाट इज द स्किल नीडेड टू क्लियर प्रीलिम्स? क्या है वो स्किल? यार ये स्किल होगा तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा। नहीं, रिवीजन तो नहीं है, एमसीक्यू प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड, यही प्रॉब्लम है, ये अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व करो। मोस्ट लोगों का आंसर था एमसीक्यू प्रैक्टिस, एलिमिनेशन स्किल्स, टेस्ट। ऐसे नहीं होता सर, एलिमिनेशन टेक्निक से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। यूट्यूब पे नॉन क्रेडिबल लोग कुछ भी बोलते रहें, ऐसे नहीं होता। द वन थिंग यू नीड इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्लोज एमसीक्यूज में आप फंसोगे नहीं। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, अपनी थिंकिंग चेंज करो। आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम देना चाह रहे हो, इंडिया की हाईएस्ट पोजीशन की जॉब लेना चाह रहे हो, चेंज योर थिंकिंग। कॉन्सेप्ट्स कम फर्स्ट। अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके ऊपर बहुत चीजें हैं कि हाँ यार ठीक है, अब मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं रिवाइज कर लेता हूं, मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेता हूं। जो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करता, वो स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स फेल हो चुका होता है, बिकॉज यू थिंक यार ठीक है, एलिमिनेशन वगैरह वगैरह। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इज क्लियरिंग प्रीलिम्स एन अचीवमेंट? प्रीलिम्स क्लियर करना एक अचीवमेंट है या नहीं है? मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, इज दिस एन अचीवमेंट और नॉट एन अचीवमेंट? मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट इन द टेंडेंसी टू बी जेंटल और मेकिंग यू फील गुड। मेरा काम है आपको एग्जाम क्लियर कराना, और मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करता हूं। प्रीलिम्स क्लियर करना अचीवमेंट है, लेकिन अगर इसके बाद आपका मेंस नहीं होता है क्लियर, तो ये वर्ल्ड की सबसे यूजलेस अचीवमेंट है। क्योंकि इससे आपको अपने बारे में अच्छा तो लगता है, एफर्ट तो आपने किया है, मेहनत आपने करी है, प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने मेहनत करी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मिलता क्या है इससे? अगर मेंस नहीं हो रहा,
इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रहा, तो ये वर्ल्ड की सबसे यूजलेस अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें एफर्ट तो बहुत जाएगा, रिवॉर्ड इसका कुछ भी नहीं है अगर आपने मेंस क्लियर नहीं किया तो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप जब अपने आगे डिसीजंस लेंगे कि यार मुझे कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मेंस और इंटरव्यू की पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर मेंस और इंटरव्यू की पढ़ाई नहीं हो रही है तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। प्री क्लियर करो, अचीवमेंट है बिल्कुल, उस अचीवमेंट का क्या करो, कुछ नहीं। So it is probably the most useless achievement in the world if you actually don't go on to clear mains and at least appear in the interview. इंटरव्यू में आप फेल होते हो तो कोई बात नहीं, फिर बहुत और ऑप्शंस हैं, बट अगर मेंस क्लियर नहीं होता तो इससे यूजलेस चीज कोई नहीं है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग्जाम। यहां बनते हैं आईएएस, यहां नहीं और यहां भी नहीं, आईएएस यहां बनते हैं, वो बाकी दोनों स्टेजेस हेल्प करने के लिए हैं। अल्टीमेटली न्यूक्लियस जैसा वो नाम कह रहा है, मेन चीज मेंस है। अब कोई एक तरीका नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने का, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, बट कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो पहले प्रीलिम्स को समझते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस हमें यूपीएससी ने दिया है अपनी नोटिफिकेशन में। अब अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस उसी नोटिफिकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि एक 200 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे। ऑब्वियसली मैं पेपर 1 जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं और उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। नाउ प्लीज लुक एट दीज सब्जेक्ट्स केयरफुली। उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट्स बताए हैं, किताबें नहीं। उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात की है। सब्जेक्ट्स बहुत ब्रॉड रेंजिंग है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। Subjects are fairly broad ranging. These are not easy things to do. अब यहां पर हमारा फोकस क्या है? यहां पर आपका फोकस जब भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो वो ये होना चाहिए कि यार जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा हूं मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आए। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब होता है दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू अ 5-year-old। सेकंड आपका फोकस होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने प्रीलिम्स के लिए आज तक दिए हैं, 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था, 2013 के पहले के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। 2013 टू 2025 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टू 2026 आपके केस में, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे सॉल्व होने चाहिए। एंड जब मैं एमसीक्यू देखूं, मुझे वो फियर ऑफ एमसीक्यूज नहीं होना चाहिए। वो जो एक फियर ऑफ एमसीक्यूज होता है ना, ये फियर ऑफ एमसीक्यूज मुझे नहीं होना चाहिए। मैंने अगर क्वेश्चन देखा तो आई शुड वांट टू डू इट। एक वो फीलिंग होती है क्वेश्चन को देखे कि नहीं नहीं यार ये अभी नहीं, एमसीक्यू अभी मत देना, अभी मत पूछो सर, रिवाइज नहीं किया हुआ। और एक होता है हाँ पूछो सर, आता है मुझे तो। ये माइंडसेट चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू रीड यू रीड, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब आपको कैसे समझ आएगा कि यार इन सब्जेक्ट्स में कौन सी किताबें चाहिए, प्रीलिम्स के लिए किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए? एक और झूठ मैं आपको बता देता हूं जो इस इंडस्ट्री में आप काफी सुनोगे, एक्चुअली प्रूव करता हूं पहले, फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, इमेजिन करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स टॉक्स ऑफ राइट टू प्रिवेसी। और यहां पे ऑप्शन दिए हैं 14, 17, 21, 32। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा, आंसर 21 है। डोंट गो फॉर द सॉल्यूशन, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 is the most widely interpreted and judicially constructed article in the Indian Constitution. Discuss.
और यहां पर ये क्वेश्चन है, आपके सामने 2 पेज हैं, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 मिनट का टाइम है, आपने 10 नंबर के लिए क्वेश्चन लिखना है इन दीज 2 पेजेस, ठीक है। और यहां पर आपको जज कैसे किया जाएगा, हाउ विल यू बी जज्ड हियर, कि आप दूसरों से बेटर आंसर लिख दो, तो कोई डायग्राम बना देगा, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स याद कर लेगा, कोई कोर्ट्स याद कर लेगा, कोई डेटा याद कर लेगा, आपसे आगे निकल सकता है। यू विल बी जज्ड लाइक दिस। यहां आपको कैसे जज करना है, भाई 4 ऑप्शन है, करेक्ट वाला बता दो, ठीक है। क्या इन दोनों चीजों की तैयारी, मान लो ये 2 चीजें हैं, है तो आर्टिकल 21 ही, क्या इन दोनों की तैयारी सेम है, इज दिस रेडिकली डिफरेंट और सेम आपके हिसाब से, क्या ये बिल्कुल रेडिकली डिफरेंट है या ये सेम ही है कि हाँ यार एक ही चीज पढ़ ली उससे ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, रेडिकली डिफरेंट है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेडिकली डिफरेंट है तो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे होती है फिर, ये झूठ है, ये रेडिकली डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। ये तो मैंने आपको जान के बहुत सिमिलर क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं हो सकती है प्री और मेंस की, दिस इज अ डिफरेंट स्किल, दिस इज अ डिफरेंट स्किल। यहां पर आपकी हैंडराइटिंग भी मैटर करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्किल है। तो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम डिफरेंट है, सिलेबस भी डिफरेंट है, हार्डली 20-30% की कॉमनैलिटी है, इसके पीछे मत भागिए। समझ आ रही है ये बात, ये डिफरेंस पहले समझिए। ये दोनों समझिए, इसमें डिफरेंस। चलो थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं कैसे डिफरेंट है। अगर यहां पर वर्ड डिस्कस की जगह लिखा होता क्रिटिकली एनालाइज, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। अगर यहां लिखा होता एलुसिडेट, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। यहां ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, यहां बस एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है कि हाँ यार राइट टू प्राइवेसी कहां है। यहां अगर मुझे पता है, मान लो सबको पता है कि यार वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, ये बात मुझे पता है, तो इसको लिखने के 10 तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर आर्टिकल 21 इज लिविंग विद डिग्निटी एंड privacy is a essential component of anyone's dignity। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो that living with dignity or dignified life is a part of article 21 and government overreach can become a threat to dignified life such as phone tappings, and therefore in the Puttaswamy case the Supreme Court decided that right to privacy will be an essential element to ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यहां पर सिर्फ राइट टू प्राइवेसी से एक लाइन भरेगी यार। राइट टू प्राइवेसी को आप फर्दर ले जा सकते हो। राइट टू प्राइवेसी वाज देन फर्दर इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड योर जेंडर, so the understanding of the third gender। right to privacy was further interpreted to understand the right of private death and therefore the interpretation of euthanasia। एंड ये सिर्फ राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दूं, तो जो एक रियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज मोस्ट इन्फ्लेशन और इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। और यहां पे लिखा होगा गवर्नमेंट ने नोट्स प्रिंट कर दिए, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी, वगैरह वगैरह।
अब ये क्या है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। और मेंस में क्वेश्चन क्या आया था उसी साल, हाउ इफेक्टिव इज the RBI's monetary policy in controlling food inflation। आपको लग रहा होगा कि चीज सेम है, यही स्कैम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इंटीग्रेटेड नहीं हो सकता भाई, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। यहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, कोई कह सकता है इट इज 20% इफेक्टिव, मैं कह सकता हूं इट इज 0% इफेक्टिव, कोई कह सकता है इट इज वेरी इफेक्टिव। ये एक एनालिसिस का गेम है और ये एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन का गेम है, दोनों चीजें साथ में नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस एंड यू नीड टू रीड दिस सेपरेटली। ये ज्यादा टफ है, यहां ज्यादा एफर्ट लगेगा, ये तो चाहिए ही, ऊपर से ओपिनियन भी चाहिए ये आंसर करने के लिए। ये डिफरेंस समझ पा रहे हो कि ये बराबर बातें नहीं है, इसीलिए प्री मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं होती। जो आपको ये बात बोल रहा है वो अपना काम कम कर रहा है, मेंस को अलग से पढ़ाना पड़ता है। I hope you understand the difference. There is nothing called integrated preparation. ठीक है, you will need, हाँ you can study the same subjects at once, that's fine. But आपको extra effort डालना पड़ेगा यहां पर। अब जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो मुझे चाहिए ही, इसके ऊपर मैं डेवलप करूंगा व्हेन आई हैव टू रीड फॉर मेंस। अब आपको कैसे समझ आएगा कि यार कौन सा सोर्स ठीक है, विच सोर्स इज ओके, वेयर डू आई रीड फ्रॉम, हाउ डू आई रीड इट। पहले तो दिस विल नॉट बी सेम फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए अलग होगा, ये तो आपको समझ आ रही होगी बात। अब इसको करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। गो टू यूट्यूब एंड जो सब्जेक्ट जानना हो, पॉलिटी, प्रीलिम्स, स्ट्रैटेजी, डॉक्टर शिवन, ये लिखिए, इनमें से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं वेयर आई हैव डिस्कस्ड द पॉलिटी स्ट्रैटेजी इन डिटेल। अगर जैसे आप ये वीडियो देखते हैं, एड स्किप कर देंगे कोई नहीं, अपने ही चैनल पे ऐड देखनी पड़ रही है, काफी सरप्राइजिंग है। यहां पर इस वीडियो में आप देखोगे कि एविडेंस बेस्ड कि यार क्या पॉलिटी की वेटेज रही है पांच ईयर्स में, कौन कौन सी किताबों से क्वेश्चन आते हैं। यू विल सी अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा यार ऐसे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, और इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। आई हैव इवन शोन अ डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता तो मैं ऐसे पढ़ता। While I was talking about it, I also spoke about कि यार ये बुक पढ़नी है, बट ये बुक कुछ टॉपिक्स को क्लब करके इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर पढ़नी है, साथ नहीं पढ़नी है, तो उसका ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में किताब को पढ़ना, इसके अलावा क्या क्या करना है उसकी बात की गई है। दिस वन वीडियो टॉक्स ऑफ कंप्लीट डिस्कशन दैट यू नीड फॉर पॉलिटी। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो, कोई भी सब्जेक्ट लेना स्टार्ट करो, देन you first watch these videos, then you start reading, and again watch only one video, या मेरी या किसी भी और की। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखना, 4-5 मत देखना, बिकॉज सबका एक माइंडसेट होता है। इफ यू आर स्टिकिंग विद मी, स्टिक विद द वीडियोस आई हैव मेड, अदरवाइज यू कैन वॉच एनीवन, वो आपकी मर्जी है। नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट यार ये सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा फोकस है, और इन सब्जेक्ट्स में डिटेल्ड डिस्कशन कहां आपको मिलेगी, जो डिफरेंस है वो भी हमने समझा है। अब आते हैं प्रीलिम्स के सेकंड और स्कैरी पार्ट, जिसका नाम है सी सैट। सी सैट में यूपीएससी कहता है कि हम 10th लेवल की इंग्लिश और मैथ्स पूछते हैं। ये एक और
सबको बताया गया एक और झूठ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीसैट टफ है, बट अभी एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। वी विल डील विद इट मे बी आफ्टर 6-7 months। तो इससे डील करेंगे बाद में, इसकी टेंशन अभी लेना नहीं बनती, आएगा टाइम, मैं बता दूंगा कब। अब आते हैं जहां से आप आईएएस बनते हो, मेंस से। रीड दिस केयरफुली। 9 पेपर्स, 2 लैंग्वेज के क्वालिफाइंग पेपर्स। क्वालिफाइंग पेपर्स में तो बस ये है कि इंग्लिश हिंदी आपको पास करनी है, या इंग्लिश और कोई भी और लैंग्वेज आपकी चॉइस को आपको पास करनी है, दैट्स फाइन, हो जाता है, इतनी बड़ा इशू नहीं है। अब यहां देखो, मैं एक चीज करता हूं और आप बताना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? यू हैव टू टेल मी। ये मैंने क्या किया है यहां पे? वेरी गुड। These subjects only appear in the mains examination. They only appear in the mains examination, और कहीं नहीं। They only appear in the mains. मेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो मेंस का जो एग्जाम है that is happening in the form of 4 general studies papers, 1 essay paper and 2 optional papers। सारे पेपर 250 मार्क्स के हैं, तो आपके 250 नंबर यहां से आ गए। यहां से आपके जीएस 1 2 3 4, तो 250 नंबर यहाँ, 250 नंबर यहाँ, 250 यहाँ, 250 यहाँ, और 2 ऑप्शनल के पेपर्स, 250 यहाँ, 250 यहाँ। अब वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन वाली बात को एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। एसए का प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शनल के आपके दोनों पेपर, इसका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर इन तीनों पेपर्स को मिला के एटलीस्ट 250 मार्क्स से ज्यादा, एक्चुअली 250 से ज्यादा, बट हम 250 मान लेते हैं, एटलीस्ट 250 मार्क्स के जीएस 1 2 3 में भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंडियन सोसाइटी, जैसे कि गवर्नेंस, जैसे कि सोशल इश्यूज, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं मेंस के 1750 मार्क्स को देखूं, ये जो मेंस के टोटल मार्क्स हैं 1750, इसमें से 1250 मार्क्स तो सिर्फ उन चीजों के हैं जो मेंस स्पेसिफिक हैं, which are not involved in the prelims at all। सिर्फ 500 मार्क्स का सिग्निफिकेंस है, जहां पर आप कह सकते हो कि कोई सिमिलैरिटी है बिटवीन प्री एंड मेंस। 1250 मार्क्स में देयर इज नो सिमिलैरिटी, नो ओवरलैप, नथिंग बिटवीन प्री एंड मेंस। ये बात समझो, ये मेजर चंक है। अब समझ आ रहे हैं कि क्यों एक प्रिपरेशन मेंस की अलग होती है, और जहां आपको ये बताया जाए कि सब इंटीग्रेटेड मैनर में हो जाएगा, आपको बस ये बोला जा रहा है कि मेंस को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेंस पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, टफ है। अब तो समझ आ गया होगा। अब तो न्यूमेरिकली तो आई थिंक इट इज वेरी एविडेंट, नंबर्स हमें इजीली समझ आते हैं। ये तो हो गया प्रूव अब कि प्री और मेंस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये एक डिफरेंट एग्जाम है और इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब मेंस को क्लियर करने के लिए अगर कोई एक स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? मेंस को क्लियर करने के लिए अगर कोई एक स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? व्हाट इज दैट स्किल? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई कह रहा है ना कि इंटीग्रेटेड प्री मेंस होगा, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपको मेंस नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने मोस्टली सही आंसर दिया है, विच इज आंसर राइटिंग, विच इज फेयर।
मोस्टली योर आंसर इज राइट, बट अगेन मैं आपको एक चीज इमेजिन करने को बोलूंगा, ये तो आउटकम है, बिल्कुल सही बात है, आंसर राइटिंग अच्छी करोगे मार्क्स अच्छे आएंगे, बट एक लेवल डीप जाके सोचो, वेयर डज योर आंसर राइटिंग कम फ्रॉम। मैंने कोई आंसर मान लीजिए लिखना है, जैसे अभी आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन, आपने कुछ तो इसके बारे में सोचा होगा, द वे यू वुड हैव थॉट इज द वे यू वुड राइट। आप जैसे सोच रहे होंगे इस आंसर के बारे में वैसे ही आप लिखोगे, है ना, क्योंकि मेरा मेन काम एटलीस्ट मेंस एग्जाम में मैं यहाँ पर दो चीजें पढ़ाता हूँ, एक ये जीएस पेपर 3 और दूसरा हर पेपर की आंसर राइटिंग। मेरा मेन काम ही यही है, मेरा आई थिंक मेरा सबसे अच्छा स्किल भी यही है। मुझे लगता है कि ये राइटिंग नहीं है, ये शायद थिंकिंग है। इफ आई थिंक बेटर, इफ आई थिंक बेटर, आई एम गोइंग टू राइट बेटर। ये तो बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इफ आई थिंक इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, if I think in a structured manner, then my writing will automatically be good. Writing is nothing but putting your thoughts on paper. So I think the most important skill is how you think, how you brainstorm and how you structure your thoughts. इस बात पे एग्री करोगे? अब मेंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेंस में कंपैरिजन या कंपटीशन कैसे होना है? मेंस में कंपटीशन ऐसे होना है कि यार ये क्वेश्चन दिया है, एंड रादर देन ट्राइंग टू कम अप विद अ क्वेश्चन, एक काम करते हैं, हम यूपीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का जीएस 3 का पेपर देखते हैं। ये देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी मेट। अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर अब कोई फ्रेमिंग नहीं है। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड हाउ एन एग्जामिनर वुड जज यू इन द मेंस एग्जाम। आपको मेंस एग्जाम में जज कैसे किया जाएगा? अगर मैं दो कैंडिडेट्स को कंपेयर करूं तो पहले तो इसी क्वेश्चन को दिमाग में रखना, दोबारा पढ़ लेते हैं। Challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism। ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड में अब फ्री ट्रेड कम हो रहा है, टैरिफ्स लग रहे हैं, ट्रेड डील्स खत्म हो रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। इससे इंडिया को क्या चैलेंज है और ये चैलेंज मीट कैसे किया जाएगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल डिसाइड कि कौन सा कैंडिडेट बेटर परफॉर्म करेगा? क्या लगता है आपको? अब मान लीजिए दो, आप सब लोग यहां पे हैं, आप में से कौन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा, ये कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल डिसाइड दिस? पहली चीज क्या है यहां पर? नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रक्चरिंग नहीं है, कंटेंट है। इंट्रोडक्शन नहीं है, कंटेंट है। आप दो एग्जैक्टली रेलेवेंस है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। आप इमेजिन करिए कि एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है, इसने करी थी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ प्री एंड मेंस, तो इसको प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट तो अच्छे से बता दिए गए, मेंस के बारे में ऊपर से कहा कि देखो ये आंसर राइटिंग होती है, कर लेना। और ये स्टूडेंट था जो थोड़ा दिमाग वाला था, या वो मुझसे मिल लिया पहले, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि यार मेंस में अलग से पढ़ाई करनी होती है। ओपनिंग लाइन नहीं डिसाइड करेगी, पहली चीज है आपने पढ़ा क्या था। सी फर्स्ट यू विल रीड, पहले यू विल अब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन, देन यू विल राइट इट इन द एग्जाम, and then you have to write it in a specified time limit। तो पहले तो ये डिपेंड करता है
कि आप कंटेंट कहां से पढ़ रहे हो। प्रीलिम्स में उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज में बातें सेम लिखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी सोर्स में कुछ गलत लिखा है। आप समझ रहे हो? प्री में आपको ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलेगा जो कहेगा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 14 में है और कोई कह रहा है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 32 में है। सब में राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में ही लिखा होगा जो उसका करेक्ट आंसर है। यहां कंटेंट में बहुत फर्क हो सकता है। देयर कैन बी कंटेंट दैट हैज गॉन इनटू डिटेल। एक कंटेंट है जिसने यहां पर बोला हुआ है कि देखो यार टैरिफ लग रहे हैं तो इंडिया ना अब टैरिफ में इनको ट्रेड डील करनी पड़ेगी और ट्रंप आ गया है, देखो ट्रंप ने कितना खराब कर दिया है और इस वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। ऐसा भी कंटेंट हो सकता है। ब्रॉड समरी बता रहा हूं। एक कंटेंट ऐसा हो सकता है जो कह सकता है दैट इंडिया प्रोबेबली ना अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई इंडिया को करना चाहिए। इंडिया यूएस से नहीं हो रही ट्रेड डील तो क्या हो गया, हम दूसरी जगहों से कर लेंगे। ऐसा भी कंटेंट हो सकता है। और तीसरे तरह का कंटेंट दिखाता हूं मैं आपको अब। लेट मी शो यू अनदर टाइप ऑफ कंटेंट दैट इज पॉसिबल हियर। ये मेरे इसी साल के जीएस3 के नोट्स हैं, मैंने इस साल जीएस3 पढ़ाया था इसी पेपर के लिए, तो इस बार इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ही नोट्स हैं, मेरा ही कंटेंट है। मैं अपने नोट्स मोस्टली हैंड रिटन फॉर्मेट में देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब ये क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि तीसरा तरह का कंटेंट कैसा है। तीसरे तरह का क्वेश्चन कंटेंट है जहां पर 1 सेकंड, जहां पर प्रॉपर इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर एनालाइज किया हुआ है, डेटा अलग से दिया हुआ है, ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स, ग्रेटर ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो लिखा हुआ है क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है। हैंड रिटन फॉर्मेट में है। इसमें फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग जैसे कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं। टैरिफ पॉलिसीज दी हुई हैं, अनसर्टनिटीज दी हुई हैं कि इंडिया को टैरिफ पॉलिसी में क्या करना है। और अल्टीमेटली ये लाइन अब आप कंटेंट की पढ़ो। अगर आपको कोई ये पहले पढ़ा दे कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, इट इज लेसर स्टेबल, लेसर ओपन, इंडियन ग्रोथ नीड्स टू कम फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन वेयर देयर इज स्कोप फॉर ग्रोथ, दिस विल हैपन ओनली व्हेन देयर इज डीरेगुलेशन through strategic and prudent policy management and reinforcing the domestic fundamentals। अब ये मेरा ही कंटेंट है, ये वीडियो आप देख लेना। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, GS3 एनालिसिस की वीडियो है। यू विल टाइप GS3 एनालिसिस 2025 डॉक्टर शिवन, ये वीडियो आ जाएगी। 20 के 20 क्वेश्चन कवर्ड थे कंटेंट में। जस्ट टू टेल यू कि एक क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं आगे भी वीडियो को कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे ये टेररिज्म पे क्वेश्चन है, तो आप नोट्स देख लोगे। 20 आउट ऑफ 20 है। आई हैव नॉट इवन मिस्ड अ सिंगल वन, सारे नोट्स में थे। बट द पॉइंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर आपको कोई ये कंटेंट दे देगा जो यहां लिखा हुआ है, इफ यू गेट दिस कंटेंट यू आर ऑटोमेटिकली एट एन एडवांटेज। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको मेरा ही कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, बट आपको एक बेटर कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। ये बात समझ आ रही है? पर्सन हु हैज बेटर कंटेंट विल स्कोर बेटर। क्योंकि अगर आपने ये बात पढ़ी ही नहीं हुई तो आप कितनी भी अच्छी आंसर राइटिंग कर लो, if you don't know about these factors and you have not read the economic survey of the government, आप कितनी भी अच्छी आंसर राइटिंग कर लो, आपके नंबर नहीं आएंगे। सो कंटेंट कम्स फर्स्ट। अब सेकंड, कंटेंट तो सब लोगों का सेम है। कंटेंट मान लीजिए लेट्स से कि सारथी आईएएस के ही 2 स्टूडेंट थे, अब दोनों के पास अच्छा कंटेंट है। सेकंड स्टेज इज राइटिंग। अब ये स्किल आता है सेकंड नंबर पे। इस स्किल को डेवलप कैसे करें? अल्टीमेटली थिंकिंग का स्किल है ना, अल्टीमेटली थिंकिंग का स्किल है। इस स्किल को कैसे डेवलप करें? तो देखो मेरा तो यहां पर एक सिंपल तरीका है स्किल को डेवलप करने का, जिसका नाम है राइट स्मार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, आई विल टेक 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ चुका है। जैसे ये क्वेश्चन था, पहले मैं आपको कहूंगा आप सोचो इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है सही है, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो मैं ऐसे सोच रहा था,
और उसमें कुछ अप्रोचेस हैं, कुछ आइडियाज हैं। 400 टाइम्स ये एक्सरसाइज करेंगे, 400 बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे। आपने क्वेश्चन देखा, आपने सोचा, 3 मिनट दिया आपको, आप सोचो, फिर मैं बताऊंगा कि देखो यार मैं तो ऐसे सोच रहा था, और फिर आगे डिस्कस कर लिया। 400 बार में तो आप सोचना सीख जाओगे। अब दिस इज द सेकंड स्किल। अब ये आप पे है, कौन कंटेंट को ढंग से पढ़ेगा और कौन स्किल को ढंग से सीखेगा। इसके बाद तीसरी भी चीज है कि यार 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, अगर बेसिकली ब्रॉडली 1 पेज लिखने के लिए 3.5 मिनट्स मिलते हैं। जो 2 पेजेस का 10 मार्कर होता है उसको हमें लिखना होता है 7 मिनट्स में, और 3 पेजेस का 15 मार्कर होता है उसको लिखना होता है हमें 11 मिनट्स में। 10 10 मार्कर हैं, 10 15 मार्कर हैं। दिस इज द ब्रॉड गेम इन द मेंस। अब ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल है। ये कैसे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। आप जितने क्वेश्चन खुद ज्यादा लिखोगे, जितने टेस्ट दोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल बेटर होगा। बट हम जब इस बारे में बात कर रहे थे कि पहला स्किल क्या है, तो आप सबने बोला इंट्रोडक्शन, टेस्ट। वहां से तो सिर्फ यही डेवलप हो रहा है ना, पहले तो ये चाहिए। एंड इफ यू रीड बैड कंटेंट, आप कितना भी ये स्किल डेवलप कर लो, ट्रस्ट मी, इफ यू रीड बैड कंटेंट आपको समझ नहीं आएगा। अब कंटेंट को एनालाइज कैसे करें, व्हाट इज गुड कंटेंट एंड व्हाट इज बैड कंटेंट। क्योंकि अब बताता हूं मैं क्या होगा। यूपीएससी का मेंस का पेपर आ गया। अब जितनी भी किताबें हैं उन्होंने देख लिया कि यार ये ये देखो, ये तो सारे कंटेंट जो हैं, ये नया क्वेश्चन आया है। उन्होंने अपने कंटेंट में वो नया क्वेश्चन डाल दिया। आपने देखा मोस्ट रीसेंट अपडेटेड नोट्स, और उसमें क्या था, इस साल का क्वेश्चन डाला हुआ था। आपको लगा तो बहुत बढ़िया है। अगले साल क्वेश्चन आएंगे, आप उसे पढ़ के जाओगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगले साल वो उसको फिर अपडेट कर देंगे। तो इसका तरीका है कि 1 साल पुराना कंटेंट देखो उनका। जैसे ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा था, ये नोट्स 2025 मेंस के लिए बनाए गए नोट्स हैं, जो मैंने पढ़ाया है मेंस से पहले। दिस कंटेंट वाज टॉट बिफोर मेंस 2025 इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई ऑफ 2025। मेंस हुआ अगस्त में, राइट। ऐसे आपको जज करना पड़ेगा कि यार ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है। आई नो टीडियस एक्सरसाइज है, आई नो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बट वी हैव टू डू इट। देयर इज नो अदर वे बिहाइंड इट। समझ आ रही है बात? इज द प्रोसेस ऑफ हाउ यू गेट थ्रू मेंस क्लियर? मेंस का एक ब्रॉड आइडिया हुआ कि यार मेंस में ये चीजें चाहिए मुझे, और इसके बिना आप आईएएस नहीं बन रहे हो, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि सारे नंबर यही हैं। 2025 नंबर का पेपर है, 1750 नंबर मेंस में है, तो इसको अच्छा करे बिना तो आप नहीं हो सकते सिलेक्ट। हाँ बिल्कुल हार्दिक, बिल्कुल सही बोला आपने। अब आते हैं जिसकी हम सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं, इंटरव्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू की टेंशन आज आपको नहीं लेनी चाहिए। यू विल डेवलप दीज स्किल्स इन टाइम। टुडे इज नॉट द डे फॉर यू टू बी टेंस अबाउट इट। लेट इट बी। ऑफ कोर्स यहां कॉन्फिडेंस चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, बट अल्टीमेटली यहां भी अगर आप सोचो, एक अपने से बड़े इंसान से ढंग से बात करने के लिए क्या चाहिए? एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। आप मीन्स के लिए अच्छे से पढ़ोगे, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। प्रॉब्लम हियर माइट बी कि आपको बोलना बिल्कुल ही नहीं आता और आप बहुत ही शाय रहे हो। दैट इज समथिंग यू शुड ओवरकम, क्योंकि वो चीज मेंस के बाद 1-2 महीने में चेंज नहीं होगी। तो आज से स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल इन अ फॉर्मल मैनर। स्टार्ट स्पीकिंग इन अ फॉर्मल मैनर टू पीपल। जैसे यहां पर भी आप अब मेरे साथ चैट कर रहे हो, राइट। एक है यार पी के नोट्स बनाने हैं क्या, ऐसा मैसेज भी आया था एक। इफ यू वांट टू बी अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, प्लीज अंडरस्टैंड you need to communicate and learn to communicate formally. Start doing it. When you are asking your questions, ask them formally. अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश मीडियम में फॉर्मली क्वेश्चंस पूछिए, हिंदी मीडियम में देंगे तो प्रॉपर हिंदी में फॉर्मली क्वेश्चंस पूछिए। अपने दोस्तों से दिन के 1 घंटा
फॉर्मली बात करिए. टिल यू स्टार्ट स्पीकिंग फॉर्मली दिस प्रॉब्लम विल नॉट गेट सॉल्व्ड. ठीक है, सो स्टार्ट स्पीकिंग इन अ फॉर्मल मैनर. ओके, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ very important slide, very important slide, and I think something that all of you need to pay attention to. ठीक है, how to plan your journey for 2027 और 28. मैं आपको मंथ वाइज टारगेट्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं, probably the most important thing for you in today's session. देखो, एग्जाम को समझते हैं, फिर इस प्लानिंग फॉर्मेट को समझेंगे. एग्जाम कब है 2027 का? एग्जाम है भाई, प्रीलिम्स होना है इन मई ऑफ 2027, मेंस होना है इन अगस्त ऑफ 2027, है ना. तो इसको एक टाइमलाइन की तरह लिख लेते हैं कि आप लोग अभी हो फरवरी में, आप अभी हो फेब में, फेब ऑफ 26, एंड आपका जो प्रीलिम्स है वो होना है ऑफ मई ऑफ 27, और जो मेंस है वो होना है ऑन इन अगस्त ऑफ 27. ठीक है, ये बात समझ आई. अब प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस लिखते हैं. यहां पर सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, यहां पर डेफिनेटली सिलेबस ज्यादा है. यहां पर गैप है हार्डली 2 मंथ्स का, जून जुलाई का गैप है, सो ओनली 2 मंथ्स गैप इज देयर. तो अब इससे पहला कंक्लूजन क्या निकला, एंड देखो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूं. व्हाट इज द फर्स्ट कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर? कि भाई यहां पर सिलेबस ज्यादा है, गैप 2 मंथ्स का है, सो मेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दिस गैप. जो प्री मेंस के बीच का गैप है, इसमें मेंस पूरा प्रिपेयर नहीं हो सकता, मुझे पहले से मेंस आना चाहिए. 2 महीने में जिस चीज का सिलेबस प्री से 3 टाइम्स ज्यादा है उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. प्री के इमीडिएटली बाद ये गैप सफिशिएंट नहीं है, यहां तो भैया सिर्फ रिवीजन ही हो सकती है. ये बात समझ आ रही है? लॉजिकली फॉलो कर पा रहे हो? एक बार आप ये बात समझ जाओगे तो प्लान आप खुद बना लोगे, मेरी जरूरत नहीं है फिर आपको. एंड दैट इज ऑलवेज द एंडेवर हियर, कि आप लोग खुद एम्पावर हो. लॉजिकल बात है. ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम बताता हूं. ऐसा तो नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में ही मेंस की चीजें पढ़ लूं. मेंस का एग्जाम प्री के बाद होता है, तो लॉजिकली मेंस एक स्लाइटली एडवांस्ड एग्जाम है ना. तो मुझे ये भी समझ आ रहा है कि यार आइडियली क्या होगा कि पहले तो बेसिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे. अभी एकदम से थोड़ी मैं मेंस की तैयारी करने लग जाऊंगा. ये जो मैंने आपको बात बताई अभी, आपको अगर पता ही नहीं कि प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है, तो इस आंसर को कैसे लिखोगे आप? तो एक चीज और यहां से समझ आ रही है कि सर बेसिक्स नीड टू बी डन फर्स्ट. लॉजिकल बात है. अब अपना प्लान देखते हैं. हमारा प्लान है कि यार हम फरवरी में स्टार्ट करेंगे. फरवरी में अगर हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट मैं आपको ये प्लानर अगर आप कहेंगे तो एक पीडीएफ बना के भी इस प्लान की आपको दे सकता हूं. फर्स्ट जो आपका वो है, और मैं आई विल अटैच द पीडीएफ हियर, डोंट वरी. फर्स्ट एंडेवर होना चाहिए पहले 4 सब्जेक्ट्स को कवर करना, जो सबसे बेसिक फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं. कौन से हैं वो? पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. सबसे पहले मैं अपने ये 4 बेसिक सब्जेक्ट कवर कर लेता हूं. नॉर्मली ये 4 बेसिक सब्जेक्ट कवर करने में मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने लगते हैं. तो लेट्स से बाय द टाइम दैट आई एम इन जुलाई ऑफ 2026 आई हैव कवर्ड दीज 4 बेसिक सब्जेक्ट्स. तो ये वाला क्राइटेरिया तो मेरा मीट हो गया कि बेसिक्स हैव टू बी डन फर्स्ट.
अब मेरे पास एक चॉइस है कि प्री के लिए पढूं या मेंस के लिए पढूं। तो यहां मैं आपको एक प्लान प्रपोज करता हूं कि पहले मेंस के लिए पढ़ते हैं। बेसिक्स तो आ गए अब मेरे को, बेसिक्स तो क्लियर है। फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, next 6 months I will read for mains and I will complete my mains preparation including my preparation for the optional subject. बेसिक्स हो गए, अब मेंस पढ़ लो यार, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी से। फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2027 दिस टाइम आई शुड नाउ स्पेंड बैक इन प्रीलिम्स। अब प्री आने वाला है, जनवरी 27 टू मई 27 में प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। जो कुछ सब्जेक्ट रह गए, जैसे साइंस एंड टेक भी प्रीलिम्स में आता है, एनवायरनमेंट भी प्रीलिम्स में आता है, आर्ट एंड कल्चर भी प्रीलिम्स में आता है, वो यहां पढ़ेंगे, बट वो मेजर सब्जेक्ट नहीं है। इसको समझने के लिए वो करेंगे। एंड देन वंस आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स आई विल नाउ रिवाइज वॉट एवर आई रेड हियर। तो इस प्लान को अगर आप देखो तो ये प्लान ऐसा कुछ दिखेगा कि पहले मैं अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, फिर मैं प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करूंगा, फिर मैं फिर से मेंस प्रिपरेशन करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट 4 months, maybe first 5 months. So I would say maybe Feb to July. Then I have mains preparation from July to December. Then I have prelim specific preparation. I have prelim specific preparation from January to May. I have prelims in May. Prelims हो गया. Then mains preparation in June and July. And I have mains in August. And इसके बाद I will do my interview prep. ये प्लान भी बहुत लोग नहीं समझते, क्योंकि वो इस ऑर्डर में पढ़ाई नहीं करते, 1 साल वेस्ट होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। मैंने सोचा भाई प्री निकालते हैं, प्री निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत करी, देने गया प्री, हो गया प्री। मेंस का सिलेबस देख के जब पहली बार मेंस को सीरियसली लिया, क्योंकि मेरे फाउंडेशन कोर्स में मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मेंस इतना टफ होता है, जब मेंस को पहली बार सीरियसली लिया तो 15 दिन में समझ आ गया कि इस अटेम्प्ट में तो मैं फेल हो रहा हूं। और ताकि ये आपके साथ ना हो, डू दिस इन एडवांस। समझ आ रहा है ये प्लान? मैं इसका एक प्रॉपर पीडीएफ बना के, ये तो एक आइडिया है, एक प्रॉपर पीडीएफ बना के आपके साथ जरूर अपलोड करूंगा और अटैच भी करूंगा। ये बात समझ आ रही है? अब ये तो है यार आपका एक ब्रॉड आइडिया, ये आपका ब्रॉड आइडिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सब लोग मोस्टली अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट शुड बी योर आइडियल फोकस, और सेशन का लास्ट पार्ट यही रखेंगे कि आपका आइडियल फोकस अब क्या होना चाहिए। इन दिस बिगिनर्स किट, this is my first session with you, it is not my last session with you, I will take one more session with you towards the end. ठीक है, एक और सेशन एंड में लेंगे जब आप हिमांशु खत्री सर का सेशन अटेंड कर लेंगे, जब आप पल्लवी मैम का सेशन अटेंड कर लेंगे, आदित्य कालिया सर का सेशन अटेंड कर लेंगे, वरुण सर का सेशन अटेंड कर लेंगे। इन सारे सेशंस के बाद मैं एक और सेशन लूंगा टू सम अप एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड। बट आज से देखो, ऐसा नहीं है कि आप पूरी ब्रॉड प्लानिंग कर लो। योर फोकस नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 months should be here. ये 4 सब्जेक्ट एंड नथिंग एल्स। अब बात करते हैं माय फाइनल मैसेज दैट आई एम गोइंग टू लीव यू विद। सीरीज कंटिन्यूइंग है, दिस इज नॉट द लास्ट सेशन, बट इस बात को समझना, इन द नेक्स्ट 4 months, 4 to 5 months, let's say, targets are simple. ये 4 सब्जेक्ट, इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरा फोकस है। कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तुम्हें अभी।
कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी है, इसके बाद करेंगे। क्या करना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या आइडिया रहता है इसको लेके, जब हम अपने फाउंडेशन में इस चीज को हैंडल करते हैं तो हम ऐसे हैंडल करते हैं कि यार मंडे टू सैटरडे क्लास है। जैसे आपने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स के साथ, आदित्य कालिया सर हैं, जानते होंगे आप, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो प्री के लिए, मेंस के लिए मैं पढ़ाता हूँ। मंडे टू सैटरडे क्लास है, आपने क्लास अटेंड करी 6 दिन, संडे को आपका टेस्ट है। जो आपने 6 दिन पढ़ा उसका संडे को टेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ 25 एमसीक्यूज। उसमें आपकी रैंकिंग, लीडर बोर्ड आपको दिखता है। जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, लेट से आपने ऐसे 4 हफ्ते इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, देन आई विल कम एंड मीट यू कि अच्छा यार बताओ क्या पढ़ा, आपकी रिविजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफिकेशन, डिस्कशन, फिर वो हम करते हैं। हम साथ में एक्टिव रिकॉल करके रिविजन करते हैं, कुछ थोड़े से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल पे आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं कि अच्छा यार ठीक है, तुमने बेसिक पढ़ लिया है, इससे क्या क्या आंसर्स तुम लिख सकते हो, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ, मीन्स में आपकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाए। फिर आप अगला सब्जेक्ट करोगे, अगला करोगे, अगला करोगे। अगले 4 महीने में ये टारगेट है। शेड्यूलिंग मेरा काम, जैसे हमारा जो फाउंडेशन का बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th, सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ओरिएंटेशन एंड देन फ्रॉम 22nd विद इकोनॉमिक्स। तो शेड्यूलिंग हो गई। आफ्टर शेड्यूलिंग इज डन, यू रीड एवरी वीक, शो अप एवरी वीक एंड रीड। हर संडे को आपका टेस्ट है। आफ्टर एवरी सब्जेक्ट दैट यू कंप्लीट, आई विल कम एंड मीट यू एंड वी विल डिस्कस कि यार जो पढ़ा था वो ठीक था या नहीं था, क्या समझ आया और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। दिस इज डन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ये करने के बाद फिर हम मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू द मेंस प्रिपरेशन। उसमें तो मैंने ही लिखवाने हैं आपको सारे आंसर, तो वो तो फिर हमने करनी ही साथ में है। बट अगेन फॉर यू नेक्स्ट 4 months दिस शुड बी द टारगेट। यार ये 4 सब्जेक्ट्स में मैं कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन करूं। अब आपके पास क्लियरली 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, तीसरा वाला आप खुद एक्सरसाइज करना। मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको। एक है कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और एक है कि आप खुद किसी और इंस्टीट्यूट, सम अदर प्लेस जा रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टली बात करते हैं, लेट्स जस्ट बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। अगर आप यहां जा रहे हैं तो आई जेन्युइनली रेकमेंड कि आपको उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी वहां फॉलो नहीं करनी चाहिए, वहां पर जो उस इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहा है उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अब यहां बात कर लेते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहले इस बारे में बात करते हैं। इफ दिस इज व्हाट यू वुड लाइक टू डू, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं इसको कैसे मैनेज करना है। आप जाइए यूट्यूब पे, पहला सब्जेक्ट लेट से आपने पिक किया इकोनॉमिक्स, तो मेरे चैनल पे जाके टाइप कीजिए इकोनॉमी स्ट्रेटजी। आपको एक पिछले साल की वीडियो दिखेगी, एक इस साल की वीडियो दिखेगी, दोनों देख लो, वीडियोस देखना। इन्हीं वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि यार इकोनॉमी को कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वेटेज क्या है, मटेरियल कौन सा है, कौन सी बुक है, ये समझ लिया। सेट अ टाइम ऑफ 1.5 months फॉर इकोनॉमी एंड फिनिश इकोनॉमी। साथ में खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करिए। दिस इज द आइडिया। आपका एक सब्जेक्ट खत्म। नेक्स्ट आप जाइए पॉलिटी की स्ट्रेटजी देखिए, सेम प्रोसेस रिपीट करिए। उसमें एग्जैक्टली बताया हुआ है आपको पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, देयर इज नो डाउट देयर। फिर ज्योग्राफी पे जाइए, फिर हिस्ट्री पे जाइए, कीप फॉलोइंग दिस प्रोसेस वन आफ्टर द अदर, और ये 4 सब्जेक्ट खत्म करिए। 4 सब्जेक्ट बाद मेंस की बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे। अभी ये टारगेट है। अगर यू चूज कि यार नहीं मेरे को तो सर सारथी आईएएस में प्रिपेयर करना है, आई वांट टू प्रिपेयर हियर, तो सिंपल आइडिया है, क्लास देखिए, उसके आई विल टेक एन ओरिएंटेशन विद यू ऑन द 16th एनीवे। आइडिया इज सिंपल, डोंट रीड एनी बुक्स अदर देन व्हाट वी गिव यू। हमारा काम है, फिर हमारा सिस्टम क्या है कि हम आपको एक पीडीएफ देते हैं जिसमें मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्लास देखिए, पीडीएफ पढ़िए, टेस्ट दीजिए, प्रोसेस सेम है। अब आप हमारे साथ करो, खुद करो, कहीं और करो, आइडिया तो चेंज होगा नहीं। हमारा एक सिस्टम है,
एक आपका खुद का सिस्टम है, आइडिया वही है। तो यहां पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर वही चीज होती है कि भाई पहले आप मुझसे मिलोगे, पहले एक लाइव सेशन मेरे साथ होगा जहां पे स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी, जैसे इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूं, फिर लेक्चर्स होंगे। अब लेक्चर्स हो रहे हैं आपके आदित्य कालिया सर के साथ और आपको नोट्स पहले से मिले हुए हैं, ये आप फॉलो करोगे। इसके बाद हर संडे आपका एक टेस्ट है, पीवाईक्यूज आपको क्लास में ही कराए जाएंगे, सामने खड़े होके कि सर सामने खड़े हैं, करो क्वेश्चन सॉल्व और करके दिखाओ फिर गलतियां उसमें। और फिर एट द एंड यू मीट मी अगेन फॉर अ रिविजन सेशन, अ रिकॉल सेशन एंड अ सेशन के यार अब व्हाट टू डू व्हेन आई हैव टू लुक फॉरवर्ड। ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो, कहीं और फॉलो कर लो, आइडिया सेम है। अगले 4 महीने कुछ न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग पे मत जाना, ये 4 सब्जेक्ट ढंग से पढ़ो। दिस इज द आइडिया। अब we have another session in this beginners kit with we have various other sessions, तो उस शेड्यूल के हिसाब से जो नेक्स्ट सेशन है उसको अटेंड करिए और उन सेशंस पे फोकस करिए। बिफोर यू अटेंड दीज सेशंस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम इन इट्स एंटायरिटी। एंड में मैं एक सेशन और लूंगा आप लोगों के साथ टू कंक्लूड एवरीथिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। एंड आई एम श्योर कि इन 2 हफ्ते में, अगर आप ये टाइम, ज्यादा सेशन नहीं है, 5 से 6 सेशन है, 2 घंटे से कम ही होता है एक सेशन, अगर आप ये 8-10 घंटे लगा लोगे आपको अपनी यूपीएससी जर्नी मच मच इजियर लगेगी। सो आई होप दिस हैज हेल्प्ड। हम सारी चीजों के बारे में हमने सेशंस प्लान किए हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा जॉब था एग्जाम को समझना कि यार प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, क्या फर्क होता है और मुझे अभी कहाँ से स्टार्ट करना है। अब सेशंस होंगे ऑन ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना होता है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, रिवीजन कैसे करनी होती है, कोई सब्जेक्ट्स जो काफी टेक्निकल हैं उस बारे में भी बात होगी। एंड दिस किट विल बी कंप्लीटेड इन दैट ऑर्डर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अ लिटिल बिट। आई रियली होप कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाई हो आज के सेशन में एंड यू हैव अंडरस्टूड कि यार कैसे ये सिस्टम चल रहा है। Thank you guys. Yes, we will provide the recording of this lecture and please do attend the future sections as well. ठीक है? Thank you guys. Thank you for your time. See you in the next session.